Hello students, welcome back. How's everybody? So students, this is part 2 of our series 1 of our computer section. तो इसमें हमने 25 to 26 questions लिए हैं. Questions सारे ही important हैं and as I told you that एक series जो होगी ये series 1 इसमें एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी ज़्यादा होंगी तो आपको बेसिक से पढ़ाया जाएगा इसमें. ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अगर हम लेंगे तो उसमें आपको बेसिक से पढ़ाया जाएगा. एंड जो सीरीज 2 होगी वो होगी आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो नाउ. कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे हैं जो मैंने एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं दिए, उसके लिए मुझे सेपरेट वीडियो आपके लिए बनानी पड़ेगी क्योंकि एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी उसमें ज़्यादा है. तो यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन के साथ समझाना उनको पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो उसको मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना के ही आपको समझाऊंगी. ठीक है, तो चलते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना. डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर्स आर नोन एज. डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर्स किसके द्वारा भी जाने जाते हैं, इनको हम माइक्रो कंप्यूटर्स भी बोलते हैं. ठीक है, इसके लिए आपको याद रखना है कि सबसे पहली चीज कि कंप्यूटर्स के कितने टाइप्स होते हैं. जो आपके कंप्यूटर हैं उसको हमने किन किन चीजों में क्लासिफाई करा है. फर्स्ट इज एनालॉग, देन हाइब्रिड एंड देन कम्स डिजिटल. इस हाइब्रिड के भी आपको क्लासिफिकेशन याद रखनी है और ये क्लासिफिकेशन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपसे ये पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर के कितने टाइप्स हैं. देन आपसे ये पूछा जा सकता है कि हाइब्रिड कंप्यूटर्स जो हैं आपके उसके एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं. देन आपसे पूछा जा सकता है व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर इज दिस, और उसमें ऑप्शंस में आ सकता है हाइब्रिड, डिजिटल. तो ये याद होना चाहिए. ठीक है, नाउ हाइब्रिड की भी जो है सब क्लासिफिकेशन होती है. ये होती है आपकी सुपर कंप्यूटर. I'm denoting computer by C. Supercomputer, mainframes computer, mainframes. Then comes mobile, PC. ठीक है, mobile, personal computers, that is PC, and mini computers, microcomputers, माइक्रो कंप्यूटर्स. ठीक है, ये सारी चीज जो है आपको क्लासिफिकेशन याद रखनी है. तो बेसिकली 7 टाइप्स में जो है ये क्लासिफाई होते हैं. अब थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैं इसको आपको बताना चाहूंगी माइक्रो मिनी, तो वो मैं आगे वाली स्लाइड्स में आपको दूंगी. तो यहाँ से आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि ये जो माइक्रो कंप्यूटर्स है ये सिंगल यूजर सिस्टम के लिए बने थे. ठीक है, अब डेस्कटॉप कंप्यूटर्स क्या होते हैं, ये काफी सारी चीजें आपको इसमें मेरे को बतानी है. ठीक है, अब जैसे कि आपके माइक्रो कंप्यूटर्स हो गए, उसमें भी अलग अलग तरीके का कंप्यूटर्स हैं. जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर जो आप यूज करते हो, देन उसमें आता है एक रैक माउंट कंप्यूटर. ठीक है, देन कम्स इन कार कंप्यूटर्स, गेम कंसोलर्स. तो जहां मैं आपको कंप्यूटर सेक्शन में पढ़ाऊंगी वहां पर ये सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगी आपको. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो अभी आपको याद रखना है कि ये जो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं, डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर्स आर ऑल्सो नोन एज माइक्रो कंप्यूटर्स. ओके, चलिए आगे. Which of the following network is accessible only by the members of certain organization? तो इसमें ऑप्शन है आपके इंटरनेट, लैन, एक्सट्रानेट एंड इंट्रानेट. द आंसर इज इंट्रानेट. जो आपका इंट्रानेट है वो आप अपने ही एक एरिया में से जो है एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, अब कैसे ये हम आपको बताते हैं. देखो, इंटरनेट, इंट्रानेट एंड द अदर वन इज एक्सट्रानेट. इसको कहीं नोटबुक में नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है. तो इंटरनेट क्या है, सबसे पहले समझते हैं कि ये इंटरनेट क्या है. इंटरनेट के जरिए हम दुनिया भर का जो कंप्यूटर है, ठीक है, दुनिया भर के कंप्यूटर से लोगों के साथ कनेक्ट कर जाते हैं. ये सभी को पता है, ये जो इंटरनेट है हमारा, इसके थ्रू हम दुनिया भर से कनेक्ट कर देते हैं. अब ये जो इंटरनेट है, आपसे पूछा जा सकता है कि ये पब्लिक नेटवर्क है या प्राइवेट नेटवर्क है. तो ये है आपका पब्लिक नेटवर्क. ठीक है, इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क है. अब पब्लिक नेटवर्क क्यों है कि इसको कहीं भी, कहीं से भी कोई भी एक्सेस कर सकता है. ठीक है, इस इंटरनेट को. अब जैसे आपका फोन है उसमें आपका इंटरनेट आया, आप उसमें कोई भी चीज एक्सेस कर सकते हो.
आप उस फोन को किसी और जगह के भी ले जाओगे तो वहां से भी कर सकते हो, आपका फ्रेंड भी एक्सेस कर सकता है इंटरनेट को। तो ये एक पब्लिक नेटवर्क है जिसको कोई भी जो है एक्सेस कर सकता है, इसको हम ग्लोबल नेटवर्क भी बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि ये डेटा ट्रांसफर करते हैं एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल से। ये जो हमारा इंटरनेट है ये डाटा ट्रांसफर करेंगे एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल से। इंटरनेट के इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं, सबको पता है इंटरनेट जो है क्या है, एक इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क है ये, ठीक है। इंटरनेट इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो हमारे कंप्यूटर्स हैं वो सब एक दूसरे से लिंक भी तो है इंटरनेट के जरिए ही, ठीक है। अब ये जो लिंक होते हैं, ये जो हमारे कंप्यूटर्स वगैरह लिंक होते हैं इंटरनेट के थ्रू, तो ये किस तरीके से लिंक होते हैं, देखो या तो कोई कॉपर वायर लिंकेज जो होती है इसकी, कॉपर वायर के थ्रू जो है आपका इंटरनेट आ जाता है। देन फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती है, इनके थ्रू आपका इंटरनेट आता है। वायरलेस कनेक्शन भी होता है, वायरलेस कनेक्शन आजकल डोंगल सुना होगा ना, तो वो एक वायरलेस कनेक्शन है जिसके थ्रू आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती है, कॉपर वायर केबल्स होती हैं जो आपके आप यूज करते हैं, आपका जिसमें आपका टेलीफोन वगैरह यूज होता है, साथ में कनेक्शन होता है, तो उसके लिए आपकी वायरिंग भी डलती है, आपको पता होगा। तो इस तरीके से हम इंटरनेट को यूज कर सकते हैं, ठीक है, और ऐसे ऐसे कनेक्टेड होता है हमारा इंटरनेट। अब एक बेसिक चीज है और जो कंफ्यूजन भी करती है लोगों में, लोग कहते हैं कि ये जो इंटरनेट है एंड डब्ल्यू 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 है ये दोनों सेम है, बट लेट मी टेल यू इंटरनेट एंड डब्ल्यू 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 आर टू डिफरेंट थिंग, ठीक है। ये भी सुना होगा आपने डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। अब ये क्या है, ये वन ऑफ द सर्विसेज है जो आपका इंटरनेट के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। ये इंटरनेट नहीं होता डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, ये होता है वन ऑफ द सर्विसेज जिसको आप इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, इंटरनेट की मदद से आप जिसको एक्सेस कर सकते हैं। अब जो ये डब्ल्यू 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 है इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन होती है कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स एंड अदर रिसोर्सेज विच आर लिंक टुगेदर बाय हाइपरलिंक्स एंड यूआरएल्स, ठीक है। अब जो ये आपका इंटरनेट है ये किसका भी एग्जाम्पल हो सकता है, बताओ, ये वैन है, मैन है या लैन है। तो द आंसर इज WAN। इसके लिए भी वीडियो बनेगी अलग से। तो WAN आपसे पूछा जा सकता है, इट स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बहुत ही वाइडली जो है फैला हुआ है, बहुत ही इसका जो नेटवर्क है बहुत वाइडली फैला हुआ है, तो कोई भी कहीं से भी इसको एक्सेस करता है तो ये वाइडली फैला हुआ है, ठीक है। इसकी अच्छे से एक्सप्लेनेशन मैं आगे की वीडियोस में आपको अलग से बना के दूंगी। अब आपसे बात करते हैं इंटरनेट की, जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, इंटरनेट। इंटरनेट क्या है, ये एक प्राइवेट नेटवर्क है, ठीक है, जो एक इंटरप्राइज के अंदर ही, दैट इज कंटेन विद इन अ इंटरप्राइज। फॉर एग्जांपल देखो, मान लो आपके पास कोई कंपनी है, ठीक है, और उसको जो है उसमें एम्प्लॉयज काम करते हैं, उस कंपनी के एम्प्लॉयज को या फिर उस कंपनी को अपने एम्प्लॉयज के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, ठीक है, और कुछ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज है वो शेयर करने हैं, तो वो एक प्राइवेट नेटवर्क हायर करते हैं जो कि बहुत सिक्योर हो, क्योंकि आपको भी पता है जब कोई भी आपकी कंपनी है और आप अपने जो वहाँ पर काम करने वाले लोग हैं उन तक जो भी अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाते हो, तो ऑब्वियस सी बात है आप ये इंटरनेट का यूज नहीं कर सकते। क्यों, अगर आपने, एज यू नो इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क है तो इसको कोई भी हैक कर लेगा, ठीक है, कोई भी हैक कर सकता है इसको। और कोई भी आपके जब आपके पता है इंफॉर्मेशन जब ट्रांसफर होती है पैकेट्स के फॉर्म में होती है तो वो पैकेट्स को भी चुरा सकता है। बट ये इंटरनेट बहुत ही सिक्योर तरीका है आपका कम्युनिकेशन का, जो कि ये नेटवर्क सिर्फ एक कंपनी के प्रीमिसेस में ही काम करता है। आपने देखा होगा, अगर आपने दिल्ली मेट्रो में ट्रेवल करते हो तो कई बार DMRC वाला नेट आ जाता है आपका, है ना, वाईफाई आप चला के देखा करो। तो किसी हॉस्पिटल में जाते हो तो वहां का वाईफाई कनेक्ट हो जाता है, तो उसके लिए आपको पासवर्ड मांगा होता है, तो वही है आपका इंटरनेट। मतलब कि जैसे आप एम्स में जाते हो, एम्स, ठीक है, वहां पर एम्स का अपना ही नेटवर्क है और वहां पर फिर आपको एम्स का नेटवर्क दिख जाएगा।
फिर बोलेंगे वो पासवर्ड। तो वो जो नेटवर्क है वो सिर्फ आपके एम्स में ही, एम्स के सर्कल में ही वो काम करेगा, ठीक है। उससे बाहर जाओगे तो आपकी एक्सेसिबिलिटी खत्म हो जाएगी एम्स के नेटवर्क के साथ। अगर आपको पासवर्ड पता है तो आप यूज कर सकते हैं उनका इंटरनेट, इंट्रानेट, अदरवाइज आप वो नहीं एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। तो यही होता है जो एक प्रेमिसेस में हम काम करते हैं, ये बेसिकली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरलिंक लैन्स होते हैं और एक वैन होता है जो मेन एक्सेस करता है इंटरनेट को, ठीक है। आपके पास अगर यूजर आईडी और पासवर्ड है तभी आप इस इंट्रानेट को यूज कर पाएंगे। तो ये होता है आपका इंट्रानेट, मतलब विद इन अ इंस्टीट्यूशन। जैसे कि अगर कोई स्कूल है तो उस स्कूल का अपना एक इंटरनेट है, तो बस वो बच्चे जो हैं, टीचर्स जो हैं, उनको एक यूजर आईडी और पासवर्ड बताया जाएगा और वो उसी के थ्रू उस इंटरनेट से वो कर सकते हैं, ठीक है। और वही इंट्रानेट जो है वो यूज करेंगे वो, अगर आपस में उनको डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं या प्रिंसिपल को किसी टीचर को डॉक्यूमेंट्स भेजने, तो वो अपना एक स्कूल का इंटरनेट जो है उसको एक्सेस करके उसी के थ्रू भेजेंगे, ठीक है। इट्स अ प्राइवेट नेटवर्क। देन कम्स टू एक्स्ट्रानेट। अब जैसे कि हमारा इंट्रानेट है वैसा ही हमारा एक्स्ट्रानेट है। एक्स्ट्रानेट में क्या होता है कि एक, इसे हम एक कंपनी के इंटरनेट के, ठीक है, पार्ट मान के ही देखते हैं इसको। कंपनी का जो इंटरनेट है उसका ही पार्ट मानते हैं। क्यों? जैसे कि देखो एक कंपनी है, ठीक है, वो सप्लाई करती है अलग अलग जगह पे, तो उसके सप्लायर्स हैं, ठीक है। अब वो कुछ मान लो कोई भी चीज सप्लाई करती है तो अपने वेंडर्स हैं उसके, तो उसे अपने वेंडर्स के साथ डिटेल शेयर करनी है, ठीक है। कंपनी को अपने वेंडर्स के साथ डिटेल शेयर करनी है। और कंपनी जो है, एक कंपनी दिल्ली में है साउथ एक्स में, एक जो उसका वेंडर है वो जाके कालकाजी में बसा हुआ है। अब इन दोनों को इंटरनेट के थ्रू जो है शेयरिंग करनी है आपस में, तो क्या होगा, अब ये जो शेयरिंग है आपकी इंफॉर्मेशन की, डाटा की, ये काफी प्राइवेट होती है, एज यू नो, है ना, प्राइवेट होती है दोनों में। तो ऐसा तो है नहीं कि ये कोई भी इंटरनेट से ही मेल भेज देंगे, तो ये क्या करेंगे कि ये जो कंपनी का इंट्रानेट होगा उसका पासवर्ड दे देंगे अपने वेंडर को, और वो वेंडर भी वहां से उस आईडी पासवर्ड को यूज करेगा और उसके थ्रू जो है इनकी कम्युनिकेशन होगी। तो ये है आपका एक्स्ट्रानेट। जो ये किस किस चीज के लिए यूज होता है, बेसिकली ये होता है कम्युनिकेशन करने के लिए। अब कोई भी परचेजिंग करनी है या बिलिंग करनी है या पेमेंट करनी है तो वो इस एक्स्ट्रानेट के थ्रू होगी, ठीक है। अब जैसे आप भी किसी साइट पे जाते हो और आपको बिलिंग करनी है, आपको पता है फॉर्म वगैरह भरते हो, आपको बिलिंग करनी होती है, पैसे भरने होते हैं, या फिर अमेजोन की साइट पे कोई शॉपिंग करते हो वहां बिलिंग करते हो, तो उनका अपना ही इंट्रानेट होता है, अपना ही, उसी को हम एक्स्ट्रानेट बोलते थे जहां पर आप बिलिंग पेमेंट्स वगैरह करते हो, ठीक है। क्योंकि अगर वो किसी भी लोकल, उससे लोकल इंटरनेट से आपकी पेमेंट करा देंगे तो आपकी जो भी डिटेल्स है कार्ड्स वगैरह की वो कोई भी एक्सेस कर लेगा। लेकिन इनके जो इंट्रा और एक्स्ट्रानेट है ये बहुत ही सिक्योर होते हैं और प्राइवेट होते हैं, तो जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है इस साइट तक ही रहेगी, इन तक ही रहेगी और किसी तक नहीं पहुंचेगी। बेसिक डिफरेंस यही है, ठीक है। इंटरनेट वर्क्स विद इन इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन, और एक्स्ट्रानेट थोड़ा सा उससे ज्यादा इंटरनेट का ही पार्ट होता है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म बिट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ, बिट किसकी शॉर्ट फॉर्म है, ये है आपकी बाइनरी डिजिट, शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट। कल हमने पढ़ा भी था। इट्स स्मॉलेस्ट यूनिट जो कंप्यूटर डाटा को क्या करती है, क्वांटिफाई करती है। स्मॉलेस्ट यूनिट दैट क्वांटिफाइज कंप्यूटर डाटा, ओके। और बिट जो होती है आपकी, ये करती है एक सिंगल बाइनरी वैल्यू होती है। इट कंटेन्स सिंगल बाइनरी वैल्यू, कल भी कराया था ये और दो वीडियोस में ऑलरेडी करा चुकी हूँ। इट कंटेन्स सिंगल बाइनरी वैल्यू। वो कौन सी होती है सिंगल बाइनरी वैल्यू, या तो ये जीरो लेती है बिट या ये वन लेती है, जीरो और वन। अब बिट के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ, अगर 8 बिट आपसे बोला जाए, कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स ये हो जाती है आपकी बाइट। सिमिलरली कलेक्शन ऑफ 4 बिट्स बोला जाएगा
तो वो होती है आपकी निबल, ठीक है। और सिंगल बाइट जो है वो कितनी वैल्यूज ले सकती है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अ सिंगल बाइट कैन टेक 2 to the power 8 values or we can say 256 values, okay, ये याद रखना है आपको। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The input device that is used to get similar page as your hard copy into your computer, ये कौन सा इनपुट डिवाइस है? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर या प्रिंटर? ऑब्वियस ही बात है स्कैनर। प्रिंटर तो वो है जो आपने कोई भी पीडीएफ वगैरह या कोई भी पिक्चर आपने देखी अपने डेस्कटॉप पे, उसको आपको प्रिंट कराना है, ये सबको पता है, ठीक है। अब आप फॉर्म भरते हो, आपको फॉर्म की हार्ड कॉपी लेनी है, प्रिंट करानी है, वो कराओगे। अब स्कैनर क्या करेगा? जो आप सॉफ्ट कॉपी लेके जाते हो एज इट इज उसको स्कैन करके कहाँ पहुंचा देता है? वो इस कंप्यूटर में पहुंचा देता है। तो स्कैनर का काम होता है स्कैन करने का, ठीक है। और ये एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस क्यों है? क्योंकि ये इंफॉर्मेशन जो है कंप्यूटर को दे रहा है, ठीक है, ले नहीं रहा कंप्यूटर से, तो इस वजह से ये है आपकी इनपुट डिवाइस। चलते हैं आगे। व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज कीबोर्ड? कीबोर्ड किस टाइप की डिवाइस है? तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो भी डिवाइस आपके कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन फेच करती है, देती है, वो होती हैं आपकी इनपुट डिवाइसेस, ओके। अब ये डिवाइसेस एक इंटरफेस या फिर मीडियम की तरह एक्ट करती हैं। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। आपको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस। इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होती है? ये डिवाइस एक इंटरफेस या मीडियम की तरह आपकी एक्ट करती हैं बिटवीन यूजर और कंप्यूटर। मान लो मैं यूजर हूँ और मेरे सामने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर खुला हुआ है, कंप्यूटर, ठीक है। अब वो खुला हुआ है तो मेरी जो ये डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये एक मीडियम, माध्यम की तरह काम करेंगी हम दोनों के बीच में, ठीक है, एक मीडिएटर की तरह। मीडियम अब फिर अब ये क्या करेगी कि जो इनपुट डिवाइसेस हैं, दीज डिवाइसेस सेंड्स इंफॉर्मेशन टू कंप्यूटर सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग। मतलब जो इनपुट डिवाइसेस हैं, ये हमारी इंफॉर्मेशन जो है ये देगी कहाँ पर? कंप्यूटर को, फॉर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के लिए। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड पे आपने कुछ भी किया, लाइक एच ही दबा दिया, ठीक है, वहां पर ये फैच हो जाएगी, भाई इसको एच टाइप करना है। अगर आपने एस्केप दबा दिया तो ये पता है कि इस पेज को एस्केप कर जाना है। तो सारी चीजें कीबोर्ड है ये इनपुट देता है हमारे कंप्यूटर को। तो ये होती हैं आपकी इनपुट डिवाइसेस। सिमिलरली आपकी आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? द डिवाइसेस दैट डिस्प्लेज और रिप्रोड्यूसेस द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। अब ये हमने इंफॉर्मेशन दी कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। अब प्रोसेसिंग हो जाती है जब, आफ्टर प्रोसेसिंग जो डिवाइसेस जो है कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन लेके हमें देते हैं, उसे बोलते हैं हम आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। अब जैसे प्रिंटर है आपका, अब क्या हुआ, हमने एक पीडीएफ निकाली, पीडीएफ डाउनलोड करी और अभी हमें उस पीडीएफ को प्रिंट कराना है, तो प्रोसेसिंग हो गई, डाउनलोड हो गया। अब प्रोसेसिंग के बाद क्या होगा, हमें उसको बाहर निकालना है, अगर हार्ड कॉपी लेनी है तो प्रिंटर के थ्रू हम वापस उसको ले लेंगे, है ना। तो इस वजह वही हमारी आउटपुट डिवाइस कहलाएगी क्योंकि हमने उसको बाहर निकाल दिया, अपने लिया है उसको, ठीक है। अब सम डिवाइसेस, जो अभी एक होते हैं इनपुट डिवाइस और एक होते हैं आपके आउटपुट डिवाइसेस। अब ये तो हमें पता है इनपुट कौन कौन से होते हैं, मेरे को ये बताओ जरा। जैसे आपके कीबोर्ड, यहाँ आपने ऊपर देख ही लिया है, ठीक है, कीबोर्ड हो गया आपका। याद रखना है ये माउस, माउस जो आपका कर्सर संभालता है अंदर। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन क्या काम करता है? जब भी आपको कोई बात करनी है या फिर कोई भी सॉन्ग सुनना है, आप उस माइक्रोफोन के थ्रू सुन सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बात करोगे तो सामने वाले को सुनाई देगा, तो वो क्या हो रहा है, आपकी आवाज लेके जा रहा है अंदर तक, है ना। वेबकैम, वेबकैम ये क्यों है आपका इनपुट डिवाइस? अब इसमें आपकी शक्ल दिख रही है सामने वाले को, ठीक है। अब हमारे पीसी ने हमारी शक्ल देखी और सामने वाले को दिखाई वेबकैम के थ्रू, तो ये भी इनपुट डिवाइसेस है। ग्राफिक्स टैबलेट, ग्राफिक्स टैबलेट ये भी आपका इनपुट डिवाइस है। क्यों? जैसे कि अगर आप कोई ग्राफिक टैबलेट लेके आते हो, उस पर ड्राइंग करते हो, तो ड्राइंग कहाँ बनेगी? आपकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। वैसे तो आप ड्राइंग वैसे टैबलेट पे कर रहे हो, बनेगी कहाँ? स्क्रीन पे, इसलिए वो इनपुट डिवाइस है। सिमिलरली इनपुट डिवाइसेस हैं आपके ट्रैक बॉल्स, गेमिंग के लिए आपको पता होगा।
बार कोड रीडर, बार कोड रीडर ये इनपुट डिवाइस है, आउटपुट मत समझना। बार कोड को रीड करके इंफॉर्मेशन कहाँ फेच करता है, ये कंप्यूटर में। एक गेम पैड आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक गेमिंग के लिए जो यूज होती है, इनपुट डिवाइस। स्कैनर इनपुट डिवाइस, स्कैन करके अंदर दे जाता है, ठीक है। OMR, OCR, MICR, ये सारे हैं आपके इनपुट डिवाइसेस, बाय हार्ट लर्न करने हैं ये। अब आउटपुट डिवाइसेस के एग्जांपल कौन कौन से हैं? मॉनिटर, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस क्यों है? क्योंकि मॉनिटर या फिर स्क्रीन पे हमें सब कुछ दिखता है ना, तो वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो मॉनिटर। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर पता है क्या होता है? जो लगा के या पिक्चर, सिनेमा हॉल्स में बड़ी बड़ी पिक्चरें दिखाई जाती हैं आपको, या फिर कोई भी आपको स्लाइड वगैरह आपके कॉलेज में यूज होते हैं प्रोजेक्टर्स, उसी के थ्रू सामने जो है आपको एक स्क्रीन दिखाई देती है वॉल पे, तो वो प्रोजेक्टर से होती है, वो भी एक आउटपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। स्पीकर, क्योंकि आप गाने सुन पा रहे हो, ये आपके लिए है, तो स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। अब हमने आउटपुट और इनपुट डिवाइस डिस्कस कर लिया, अब एक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी होते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वो होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों का ही काम करता है, ठीक है। और इनपुट आउटपुट डिवाइस को आप और क्या बोलते हो? इसको हम पेरिफेरल डिवाइसेस भी बोलते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस, ठीक है। अभी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं आपके? ये हैं आपके मॉडेम, ठीक है। यूएसबी ड्राइव, जो यूएसबी ड्राइव है आपकी, इससे आप इंफॉर्मेशन डाल भी सकते हो अपने लैपी में, और लैपटॉप से लेके दूसरे कंप्यूटर को भी इंफॉर्मेशन दे सकते हो, तो यूएसबी ड्राइव है। मॉडेम जो है आपका ट्रांसमिट और रिसीव करता है डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, ट्रांसमिट भी करेगा और रिसीव भी करेगा। आपसे पूछा जाएगा मॉडेम कैसे डिवाइस है, तो इट इज अ पेरिफेरल डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस, ओके। नाउ टच स्क्रीन, टच स्क्रीन ये भी आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है। देन हेडसेट, आपको बातें सुनेंगी भी और आप बात कर भी सकते हो। सिमिलरली फैक्सिमाइल, जो मेल के लिए यूज होता है, ये भी एक इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों की तरह एक्ट करता है। अब मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीड ओनली डिस्क? यहाँ से आपको पता चल गया होगा, DVD रोम, रीड ROM इज रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अब DVD है और रोम है आपके, तो यहीं से आपको पता चल जाएगा, इट इज यूज फॉर रीड ओनली डिस्क, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच डिजिट इन बाइनरी कोडेड डेसिमल इज नोन एज, एक हर डिजिट जो बाइनरी कोडेड डेसिमल में यूज होती है उसको क्या बोलते हैं हम? इट इज कॉल्ड एज निबल, ओके। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये जो बाइनरी कोडेड डेसिमल है ये क्या है। और हम, आपने सुना होगा BCD बाइनरी, और आपने सुना होगा हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल कल भी हमने करा था, परसों भी करा था, 0 to 9 नंबर्स जो लेते हैं, एंड 8 to, ठीक है। अब ये जो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल है, अब कई बार आपका क्या आ जाता है कि एक तो डेसिमल नंबर्स हैं आपके, ठीक है, तो ये बाइनरी कोडेड डेसिमल, तो इसमें क्या होता है आपका BCD, इट्स अ प्रोसेस, BCD है क्या, बाइनरी कोडेड डेसिमल प्रोसेस है ये, टू कन्वर्ट या फिर प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर। अब डेसिमल नंबर क्या होते हैं? जिनका जो बेस होता है वो 10 होता है, ठीक है, डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर या फिर बाइनरी इक्विवेलेंट। बाइनरी नंबर कौन से होते हैं? जिनका बेस होता है आपका 2। अब आपसे एक क्वेश्चन बोला जाता है कि डेसिमल और बाइनरी कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन। अब ये बहुत ही बार क्वेश्चन आता है पेपर में, और आपसे पूछा जाता है कि ये बताओ कि एक नंबर दिया जाता है उसका बाइनरी फॉर्म पूछा जाता है, तो यहाँ मैं आपको सिखाती हूँ आप बाइनरी से, डेसिमल से बाइनरी कैसे बना सकते हो, ठीक है। इसको ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है ये। अब डेसिमल टू बाइनरी बनाने के लिए, डेसिमल मतलब बेस 10 है आपका, और बाइनरी क्या है आपका? डेसिमल
बेस 10 है और बाइनरी है आपका बेस 2। अब जो भी यहाँ पर आपको कन्वर्ट करना होता है, जैसे बेस 2 है तो आप उसी नंबर से, ठीक है, बेस 2 है तो 2 से आप कर देते हो हर चीज को डिवाइड। फॉर एग्जाम्पल हम एक नंबर लेते हैं 68, ये एक क्या है, डेसिमल नंबर है 68 की पावर बेस 10, ठीक है। अब इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे आप? अब बाइनरी का बेस 2 होता है तो 2 से आप डिवाइड करोगे। अगर आपको बाइनरी की बजाय ऑक्टा में करना होता है तो ऑक्टा में बेस 8 होता है तो आप 8 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर किस क्या पूछा है आपसे, डेसिमल टू बाइनरी, तो यहाँ पर आपने लिखा 68। 68 के बाद आप करो इसको 2 से डिवाइड, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, क्या रिमाइंडर आया, रिमाइंडर बचा 0। फिर से हम डिवाइड करेंगे, 2 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, ठीक है। क्या अब रिमाइंडर बचा, पूरा पूरा डिवाइड हुआ, रिमाइंडर 0। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, कितना रिमाइंडर बचा 1, यहाँ लिखेंगे 1। फिर हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे जब तक बिल्कुल शॉर्ट उसमें नहीं आ जाता जो हम वैसे करते हैं एचसीएफ में। यहाँ क्या आएगा, 2 4 जा 8, ठीक है, 2 4 जा 8, कितना बचा, रिमाइंडर 0। फिर करेंगे डिवाइड, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, क्या आया, रिमाइंडर 0। अब 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना आया, ये फिर से आया हमारा 0। अब जब हम इसे बाइनरी में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, ये 1 से लेकर शुरू हो जाओ, 1 भी काउंट करना है, सिर्फ यहाँ से काउंट करते हुए नहीं जाना, आपको 1 से काउंट करते हुए लेफ्ट से लेकर राइट और देन ऊपर ऐसे मूव करना है। मतलब सबसे पहले लिखना है आपको 1 जो ये रहा, देन 0 ये वाला 0, और फिर फर्दर मूव ऊपर कर जाओ, 0 0 1 0 0, ठीक है, 0 0 1 0 0, और टू द पे ये हो गया आपका बाइनरी में कन्वर्ट, ठीक है। इसी तरीके से हम करते हैं आपका कन्वर्जन, ये 1 मत समझ लेना। और याद रखना जब भी आपको कोई भी कन्वर्जन करनी है बाइनरी में, 2 से होगी। जो भी बेस होता है आपका, बेस 2 है, बेस 4 है, बेस 6 है, बेस 8 है, तो उसी से आपको डिवाइड करना होता है, उसी नंबर से। अब यहाँ से आपको ये वाला नंबर भी काउंट करना है, सिर्फ ये काउंट नहीं होता, ये वाला नंबर भी काउंट होता है, यहाँ से लेकर ऊपर जाना है आपको। कंफ्यूज नहीं होना, ऊपर से लेकर नीचे नहीं आओगे, नीचे से लेकर ऊपर जाओगे और लेफ्ट से लेकर, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, द डैश सेटिंग्स आर ऑटोमेटिक एंड स्टैंडर्ड। आपको पता है जो भी हमारे कंप्यूटर में किसी भी चीज के लिए डिफॉल्ट सेटिंग्स होती है वो ऑलरेडी हुई पड़ी होती है, उसमें आपको कोई भी सेटिंग करने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिक होती है। और वही किसी चीज के लिए स्टैंडर्ड सेटिंग्स भी होती है, ओके। तो डिफॉल्ट सेटिंग्स आर ऑटोमेटिक एंड स्टैंडर्ड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंप्यूटर हार्ड डिस्क इज, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क क्या है आपकी, इट्स अ कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। हार्ड डिस्क बनी किसकी होती है आपकी, एक चिप की होती है, उसके ऊपर बहुत सारे रजिस्टर से ये जो है फॉर्मेशन होती है हार्ड डिस्क की, तो ये क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर। इसमें क्या क्या स्टोर होता है, आपकी फाइल्स वगैरह जितनी भी चीजें होती हैं सारी जाके इस हार्ड डिस्क में स्टोर होती है, हार्ड डिस्क या फिर हार्ड ड्राइव, इसको स्टोरेज पर्पस के लिए भी यूज होता है ये, ठीक है, स्टोरेज पर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन, the memory in CPU that holds program instructions input and, अब ये जो मेमोरी है आपकी, ये कौन सी मेमोरी में स्टोर होता है आपका, इनपुट डाटा, इमीडिएट रिजल्ट्स एंड आउटपुट इंफॉर्मेशन, ये होता है आपका प्राइमरी मेमोरी में स्टोर, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है आपकी, रैम रोम, ठीक है, रैम रैंडम एक्सेस, रोम रीड ओनली मेमोरी। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जितने भी आपके प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, इनपुट डाटा और इंटरमीडिएट रिजल्ट्स होते हैं एंड आउटपुट इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, ये सारी इसमें स्टोर होती है। प्रोग्राम्स और सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शंस दैट टेल अ कंप्यूटर व्हाट टू डू, ये होते हैं आपके सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर कलेक्शन ऑफ डाटा और इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर को बताती हैं कि आपको क्या करना है और कैसे काम करना है, ठीक है, और उसी को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। Which hardware device is known as brain of computer?
कौन से हार्डवेयर डिवाइस को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं? तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। अब सीपीयू के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये जो सीपीयू है आपका, फुल फॉर्म है इसकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देन क्या परफॉर्म करता है, ये क्या काम करता है सीपीयू? ये आपकी प्रोसेसिंग की फंक्शन को परफॉर्म करता है, परफॉर्म प्रोसेसिंग फंक्शन। और क्या काम करता है आपका सीपीयू? ये डाटा को स्टोर करता है, स्टोर्स डाटा और इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करता है। जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था, एक दो क्वेश्चन पहले जो हमने किया था प्राइमरी मेमोरी वाला। और क्या करता है, ये क्या स्टोर करता है? इंस्ट्रक्शंस को। ठीक है, ये होती है आपकी सीपीयू में स्टोर। और बात करते हैं इसके बारे में, और क्या करता है सीपीयू? ये करता है आपके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं कंप्यूटर के, उनके ऑपरेशन को ये कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ओके, सीपीयू का आपसे ये पूछा जा सकता है, अब ये बताओ मेरे को कि सीपीयू के कितने पार्ट्स हैं? ये हमने कल भी डिस्कस किया था, आज फिर से करते हैं। सीपीयू के आपके 3 पार्ट्स हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स एंड द 3 पार्ट्स आर मेमोरी स्टोरेज यूनिट, memory storage unit, second one is control unit and the third is ALU। ALU पे भी कल क्वेश्चन आया था, CU पे भी कल क्वेश्चन आया था और मैंने काफी क्वेश्चन आपको बताए भी थे। अब बात करते हैं इस मेमोरी स्टोरेज यूनिट की। मेमोरी स्टोरेज यूनिट जो सीपीयू का पार्ट है, इसमें क्या होता है, ये क्या करता है? ये आपका डाटा, ठीक है, इंस्ट्रक्शन और ये जो इंटरमीडिएट रिजल्ट है, ये होते हैं आपके मेमोरी स्टोरेज यूनिट में स्टोर। ठीक है, अब किसी कंप्यूटर को भी कोई भी इंफॉर्मेशन, किसी आई मीन किसी भी कंप्यूटर को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, कैसी भी इंफॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर को चाहिए होती है, तो ये जाती है आपकी मेमोरी स्टोरेज यूनिट से। ठीक है, ये जो आपकी मेमोरी स्टोरेज यूनिट है, जो सीपीयू का पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं? आपकी इंटरनल स्टोरेज। और क्या बोलते हैं इसको? हम प्राइमरी स्टोरेज। अब आपको क्लियर हो जाएगा पहला वाला क्वेश्चन। और हम इसको बोलते हैं रैम। ठीक है, ये है आपकी मेमोरी स्टोरेज यूनिट। अब नेक्स्ट है आपकी क्या है? कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट, अब इसका जो है काम क्या होता है बेसिकली? जो सारा का सारा डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, जो भी इमीडिएट रिजल्ट्स आते हैं, इंटरमीडिएट रिजल्ट, उसको स्टोर करता है। ये फाइनल रिजल्ट्स को भी स्टोर करता है, मतलब आफ्टर प्रोसेसिंग। ठीक है, जब आफ्टर प्रोसेसिंग हमारी हो गई है, उसके बाद जो रिजल्ट निकल के आता है आउटपुट डिवाइस को भेजने से पहले, ये फाइनल रिजल्ट्स को भी यही मेमोरी स्टोरेज यूनिट जो है स्टोर करती है। अब कंट्रोल यूनिट के बारे में डिस्कस करते हैं कि हमारा कंट्रोल यूनिट क्या काम करता है। कंट्रोल यूनिट क्या, ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपका डाटा ट्रांसफर के लिए और इंस्ट्रक्शन के ट्रांसफर के लिए। डिफरेंट यूनिट्स में जो भी कंप्यूटर के डिफरेंट यूनिट्स में डाटा और इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर होती है, ये उस डाटा और इंस्ट्रक्शन के ट्रांसफर को कंट्रोल करता है। ये कुछ ये नहीं है ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता, ये सिर्फ उस चीज को कंट्रोल करता है। ओके, देन ये डाटा को प्रोसेस और स्टोर नहीं करता। देन और क्या करता है? ये मेमोरी में से, ठीक है, मेमोरी में से इंस्ट्रक्शन को ऑब्टेन करता है, उसको इंटरप्रेट करता है और उस पे क्या परफॉर्म होगा ऑपरेशन, कौन सा परफॉर्म होगा ऑपरेशन, उसे ये क्या करता है? डायरेक्ट करता है। राइट, जैसे कि ये आपका यूजर है, ये सीपीयू है आपका। पहली यूनिट हो गई आपकी कौन सी बताओ? मेमोरी स्टोरेज यूनिट। सेकंड है आपकी कंट्रोल यूनिट। थर्ड इज एएलयू। यहाँ से इसने इंफॉर्मेशन फेच करी, ठीक है, यहाँ से इंफॉर्मेशन फेच करी कंट्रोल यूनिट ने। अब इसने क्या करा कि आगे जाके एएलयू को बता देगा कि आपको कौन सा इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो इस तरीके से हमारा सीपीयू काम करता है। ओके, अब एएलयू जो है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये कल भी हमने बताया था आपको, परसों भी बताया था वीडियो में,
प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जितने भी लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं और ये सारे ऑपरेशंस है, ये कौन परफॉर्म करता है? हमारे ALU। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। फुल फॉर्म ऑफ EDVAC, ये है क्या आपका EDVAC? इट्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। अब आपको यहाँ याद रखना है कि 7 टाइप्स के आपके जो कंप्यूटर है वो 7 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम्स, ठीक है, मिनी कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर, सर्वर कंप्यूटर, वर्क स्टेशन कंप्यूटर, देन पर्सनल कंप्यूटर और PC, माइक्रो कंट्रोलर्स और स्मार्टफोन्स, ये सारे हैं आपके कंप्यूटर के, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। और उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एडवैक के बारे में भी बता देती हूँ कि एडवैक जो है आपका, ये है क्या? कौन सा कंप्यूटर? इट्स वन ऑफ द अर्लीस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स है। और इससे पहले जो ENIAC था, ENIAC, इससे पहले था आपका ENIAC, इसका प्रीडिसेसर, ओके, तो वो था डेसिमल बेस्ड। और ये एडवेक जो था, ये है आपका बाइनरी बेस्ड। बाइनरी बेस्ड उसके पूछा जा सकता है। इन्वेंटर, इसके इन्वेंटर है इसके जॉन मॉकी एंड जे प्रेस्टन EC के एक्सपर्ट। कब इन्वेंट हुआ था ये? 1994 अगस्त में इसकी इन्वेंशन हुई थी। अब जो ये बाइनरी सीरियल कंप्यूटर था, ये विद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, प्रोग्राम डिवीजन इसी में इनबिल्ट थी। कैपेसिटीज की अगर पूछी जाए, एडवैक की आपसे अगर वैसे पूछी नहीं जाएगी, बट स्टिल अगर कैपेसिटी पूछ ली जाए, कैपेसिटी याद होनी चाहिए आपको, ये थी आपकी 1034 बिट्स वर्ड की कैपेसिटी। ओके, अब आपसे कुछ मैं आपको यहाँ डिस्कस करती हूँ जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। ये आपको याद होनी चाहिए, आपकी कंप्यूटर की जनरेशन, ठीक है। इसको मैं रब कर देती हूँ और जनरेशंस को, या चलो मैं आगे बढ़ाऊंगी इसको, या फिर देख लेते हैं यहीं करा देते हैं आपको। इसको इरेज करती हूँ मैं। और ये जनरेशंस भी जो है आपके कंप्यूटर की इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको याद रखना है। So let's discuss about the generations of computer. So the first generation computer जो थे आपके, फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक थे वो? ये थे आपके 1946 से लेकर 1959। एंड जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे वो किसके ऊपर बेस्ड थे, किस चीज से बने थे? वो थे आपके वैक्यूम ट्यूब्स के ऊपर। क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट। सेकेंड जनरेशन जो थी आपकी, ये आई आपकी 1959 से लेकर 1965। इसमें क्या यूज हुआ? इट वॉज ट्रांजिस्टर बेस्ड। ट्रांजिस्टर भी, पहले में वैक्यूम, दूसरे में आएगा ट्रांजिस्टर्स। देन थर्ड जनरेशन, आई विल टेक अ सेपरेट वीडियो आल्सो फॉर दिस, आई विल मेक इट। थर्ड जनरेशन जो थी आपकी, ये 1965 से 1971 में। अब इसमें क्या यूज हुआ? इट वाज इंटीग्रेटेड IC, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड। फोर्थ जनरेशन, नाउ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, ये था आपका 1971 टू 1980। एंड इसमें क्या यूज हुआ आपका? VLSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड, ठीक है, VLSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड थे ये। देन आपकी फिफ्थ जनरेशन जो थी, फिफ्थ जनरेशन 1980 से लेकर, तो ये आपकी आई ULSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड, ठीक है। आगे चलते हैं। A series of instruction that tells the computer what to do and how to do। अब ये series of instruction जो आपके कंप्यूटर को बताती है क्या करना है और कैसे करना है, ये होता है आपके प्रोग्राम। सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो आपको पता है प्रोग्रामिंग क्या होती है, आपने C लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग भी पढ़ी होगी, तो इस तरीके का एक प्रोग्राम लिखते हैं और ये आपके कंप्यूटर को बताता है
कि क्या करना है और कैसे करना है। कोई भी चीज़ आप अगर जो भी आप कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन देंगे और प्रोग्रामिंग के थ्रू ही आपको उसको बतानी पड़ेगी। ठीक है, इनकी एक सर्टेन लैंग्वेज होती है, इस लैंग्वेज में आपको बताना पड़ता है, फिर आगे इंटरप्रेट करता है कंपाइलर, काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू हमने डिस्कस कर लिया है ये पहले। कौन कौन से होते हैं आपके? मेमोरी स्टोरेज यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू। ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं आपके सीपीयू के। नेक्स्ट क्वेश्चन, a combination of hardware and software that facilitates the sharing of information between two computing device। अब ये क्या है मुझे ये बताओ, ये जो टू कंप्यूटिंग डिवाइस के बीच में शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है क्या? ये है आपका नेटवर्क। ठीक है, दो आपके कंप्यूटर्स हैं, इन दोनों को आपस में जो है इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, ये एक नेटवर्क के थ्रू ही तो करेंगे, नेटवर्क इंटरनेट से। ठीक है, कोई नेटवर्क होगा, चाहे वो हार्डवेयर से करें चाहे वो सॉफ्टवेयर से करें, तो जो बीच के पाथ है उसे हम नेटवर्क ही तो बोलेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स आपसे पूछा गया है, तो 7 टाइप्स हैं आपके कंप्यूटर के। अब जल्दी से जिसको भी ये समझना है वो समझ लें, अदरवाइज ये वाला पार्ट स्किप कर दें, क्योंकि मैं पहले ही बता रही हूँ ये वाला पार्ट थोड़ा सा होने वाला है बड़ा। ओके, तो यहाँ हम डिस्कस करते हैं आपके कंप्यूटर के पार्ट्स। पहले हमने क्या डिस्कस किया था? 3 पार्ट्स में जो डिवाइडेड है, एनालॉग, हाइब्रिड एंड डिजिटल। ठीक है, हाइब्रिड में आपके सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम्स, मोबाइल पीसी, मिनी कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स, ये सब आ जाते हैं। अब बात करते हैं हम पहले, सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर्स की। माइक्रो कंप्यूटर्स जो थे आपके, ये थे आपके लार्जेस्ट सिंगल यूजर, लार्जेस्ट सिंगल यूजर, मतलब सिंगल यूजर जैसे हमारा है सिंगल यूजर सिस्टम जो हम यूज करते हैं पीसी, ये सबसे लार्जेस्ट जो थे सिंगल यूजर सिस्टम थे। ठीक है, अब इट बिकेम द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर्स इन लेट 20th सेंचुरी। अब ये माइक्रो कंप्यूटर नेम आया जब हमारे सिस्टम में, ठीक है, सिस्टम में सिंगल चिप प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर, सिंगल चिप प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर आए। तो अर्लीस्ट सिस्टम जो था हमारा, अर्लीस्ट सिस्टम वो था हमारा अल्टार, ALTAR 800। ओके, 8800। कब हुआ था ये इंट्रोड्यूस? 1975। अब ये जो माइक्रो कंप्यूटर्स अलग अलग तरीके के होते हैं, हम माइक्रो कंप्यूटर्स भी हमारे अलग अलग तरीके के होते हैं। पहला तो एक है हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर कौन से होते हैं? जो हम किसी डेस्क पे रखते हैं। ठीक है, किसी भी डेस्क पे रखे जाते हैं ऊपर या नीचे, उसे हम डेस्कटॉप कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, देन कम्स ब्लैक माउंट कंप्यूटर, सॉरी रैक माउंट कंप्यूटर, RACKMOUNT, रैक माउंट कंप्यूटर। ये सब है आपके माइक्रो कंप्यूटर्स के पार्ट, याद रखना है आपको। ये जो रैक माउंट कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर के केस में, ये जो कंप्यूटर का केस है, ठीक है, इस कंप्यूटर के केस 19 इंच के रैक में जो है वो फिट होते थे। ठीक है, 19 इंच के रैक में, और ये स्पेस ऑप्टिमाइज होते हैं और काफी फ्लैट। ठीक है, काफी जो है इनका फ्लैट सरफेस होता है। आपने देखा होगा ना, जब पेपर वगैरह देने जाते हो बिल्कुल फ्लैट फ्लैट कंप्यूटर्स भी होते हैं, तो ये इनका जो है ये काफी फ्लैट होते हैं। और एक डेडिकेटेड डिस्प्ले होता है इनके पास, एक कीबोर्ड होता है, एक माइक, सॉरी एक माइक जो है वो नहीं एग्जिस्ट करता। ठीक है, कोई डेडिकेटेड डिस्प्ले, कीबोर्ड और माउस इन पे एग्जिस्ट नहीं करता। ये हैं आपके रैक माउंट कंप्यूटर्स। अब कई बार आपने देखा होगा कि जो सिक्योरिटी कैमरा होते हैं वो लगे होते हैं, और इसी तरीके से बहुत सारे कंप्यूटर्स जो हैं इकट्ठे जो हैं अटैच होते हैं, उसमें कोई माउस वगैरह नहीं होता। वहां पर क्या होता है, सिर्फ स्क्रीन पे जो है आपकी, जहां भी आपका कैमरा फिट है उस स्क्रीन पे डिस्प्ले होता रहता है वहां का व्यू। ठीक है, अलग अलग कैमरास पे, अलग अलग कंप्यूटर्स पे, तो यही स्क्रीन आपकी क्या कहलाती है? रैक माउंट कंप्यूटर। अब तीसरे जो है माइक्रो कंप्यूटर, ये है आपके इन कार कंप्यूटर। इन कार कंप्यूटर आपने देखा होगा, ये आपके कार में जो है छोटे छोटे, बिल्कुल ऑटोमोबाइल में ये जो फिट होते हैं ना, एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए जो कार में लगे होते हैं छोटे से टीवी टाइप्स, तो वो ही होते हैं ये। ठीक है, इन कार कंप्यूटर्स, और यही माइक्रो कंप्यूटर्स हैं आपके।
देन गेम कंसोल्स जो होते हैं आपके, गेमिंग कंसोल, ये आपके स्पेशल एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए बनाए जाते हैं। देन लैपटॉप और नोटबुक कंप्यूटर, अब ये पोर्टेबल है। लैपटॉप भी आता है माइक्रो कंप्यूटर में, याद रखना है, लैपटॉप और नोटबुक कंप्यूटर्स, ठीक है। नोटबुक कंप्यूटर्स आपको भी पता है, लैपटॉप और ये नोटबुक कंप्यूटर्स जो है हमारे काफी पोर्टेबल होते हैं, मतलब इसको हम एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं, ठीक है। और सारी की सारी चीजें हमारे एक ही कंप्यूटर में होती हैं। जैसे लैपटॉप है उसका अलग से आपने माउस नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, तो उसमें सारी सारी चीज एक ही उसमें होती है ना, सीपीयू वगैरह जितने भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो भी है वो सब कुछ अंदर होता है इसके, ठीक है। देन कम्स टैबलेट कंप्यूटर, टैबलेट कंप्यूटर इज ऑल्सो अ माइक्रो कंप्यूटर। टैबलेट कंप्यूटर किस काम आता है, ये लैपटॉप लाइक लैपटॉप होता है बट टच स्क्रीन नहीं होता, ठीक है, टैबलेट कंप्यूटर जो होता है आपका। देन स्मार्टफोन, स्मार्ट बुक्स, PDF5, ये सारे हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स होते हैं। स्मार्टफोन्स जो हैं आपके, ये भी मिनी कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, जो आप स्मार्टफोन यूज करते हो एंड्रॉइड वगैरह, ये जो अंदर सर्च होते हैं इसके, वो भी आपके मिनी कंप्यूटर्स होते हैं। स्मार्ट बुक्स हैं, ये सारी सॉरी माइक्रो कंप्यूटर्स हैं आपके, ठीक है। आई होप माइक्रो कंप्यूटर्स आपने देख लिया होगा कि कौन कौन से होते हैं। अब बात कर लेते हैं हम थोड़े से मिनी कंप्यूटर्स के बारे में। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जिन्होंने भी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हो, काइंडली मेरी प्रीवियस वीडियोस देखो, उसमें बहुत इंफॉर्मेशनल कंटेंट है, ठीक है। वीडियो लंबी ज़रूर लगेगी बट एक बार उस वीडियो को पढ़ लोगे ना तो आपके बेसिक्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए मिनी कंप्यूटर डिस्कस करते हैं हम। मिनी कंप्यूटर ये एक मल्टी यूज़र कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। वो हमने जो माइक्रो पढ़े थे, माइक्रो ये थे सिंगल यूज़र के। अब मिनी कंप्यूटर ये हैं आपके मल्टी यूज़र सिस्टम। ये फर्क आ गया दोनों में, ठीक है। जो मेन फ्रेम और लार्ज कंप्यूटर के बीच में होते हैं, एक तो मेन फ्रेम और लार्ज के ना बीच में आते हैं, ये आपके मिनी कंप्यूटर्स, ठीक है। अब मिनी कंप्यूटर्स में भी दो पार्ट हैं। एक तो आपका है सुपर मिनी, सुपर मिनी, ये जो सुपर मिनी कंप्यूटर्स हैं इसके जो एग्जाम्पल हैं ये हैं आपके DEC VAX, ठीक है, या फिर और डाटा जनरल, सब याद रखना है आपको, एक्लिप्स, that is MV8000, ओके। देन अब और इसकी क्या खासियत है इस सुपर मिनी की, इस सुपर मिनी की ये खासियत है, इट इज प्री प्रोसेसिंग करता है 32 बिट एट अ टाइम, ठीक है, ये 32 बिट एट अ टाइम करता है। अब मिनी कंप्यूटर सच एज PDP-11, डाटा जर्नल एक्लिप्स और IBM, जैसे कि जो मिनी कंप्यूटर्स आपके PDP-11, PDP-11 याद रखना है, डाटा जनरल एक्लिप्स, डाटा जनरल एक्लिप्स और IBM का सीरीज 11, देवर 16 बिट, ओके, ये थे आपके 16 बिट। कहाँ पर मिलते हैं ये, आपको कहाँ देखने को मिलेंगे ये जो मिनी कंप्यूटर्स हैं, सुपर मिनी कंप्यूटर्स हैं, ये आपको मिलेंगे लेबोरेटरीज में, ठीक है। एंड ये एम्बेडेड होते हैं हॉस्पिटल में, जो सिटी स्कैनर्स वगैरह आपके यूज होते हैं, ठीक है, सिटी स्कैन हो गया तो उसमें जिस कंप्यूटर में ये लोग देखते हैं तो वहां पर भी आपके मिनी कंप्यूटर्स इंस्टॉल होते हैं। मिनी कंप्यूटर का जो कंटेम्प्रेरी है, ठीक है, मिड रेंज पीसी लाइक हायर एंड स्पार्क। अब इसका जो कंटेम्प्रेरी, आपसे ये भी पूछा जा सकता है जब मिनी कंप्यूटर्स आए तो उसका कंटेम्प्रेरी भी है, तो ये थे आपके स्पार्क, पावर, है ना, इटानियम बेस्ड सिस्टम। मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में बात कर लेते हैं हम। मेन फ्रेम, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो थे आपके, ये लार्ज इंस्टीट्यूशंस के लिए बने थे, ठीक है, फॉर मल्टी यूजर सर्विस, मल्टी यूजर सर्विस के लिए, और ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के लिए जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आपके बने थे। अब ये बैंक्स में यूज होते हैं, ठीक है, लार्ज कॉरपोरेशंस में यूज होते हैं। अब क्या, अब ये मेजर कैसे करते हैं हम इसको, इनकी जो कैपेसिटी है कैसे मेजर होती है, ये इनकी कैपेसिटी है MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, ये जो है
प्रोसेस कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अब मतलब है इसका, इस कैन रिस्पॉन्ड टू 100 of millions of users at a time। ये इतने सारे यूजर्स को एट अ टाइम में ही रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। देन कम्स योर सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स जो है आपके, दीज परफॉर्म टास्क, जैसे कि जो न्यू, अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो आपकी वेदर फोरकास्टिंग है, फ्लूइड डायनामिक्स है, जो एस्ट्रोफिजिक्स है, ठीक है, इन सब की कैलकुलेशन के लिए न्यूक्लियर स्टिमुलेशन है, ये जो सारी कैलकुलेशंस वगैरह होती हैं ये किस कंप्यूटर में होती है? तो ये होती है आपके सुपर कंप्यूटर्स में। ये बने थे आपके बहुत ही तगड़ी कैलकुलेशंस करने के लिए, ठीक है। इंटेंस जहाँ न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस की जरूरत थी, वहाँ हमारे बने थे वहाँ के लिए सुपर कंप्यूटर्स। ओके। स्पीड जो है सुपर कंप्यूटर्स की, जो स्पीड है ये किस में मेजर होती थी? ये होती है आपकी फ्लॉप्स में। फ्लॉप्स, ठीक है। फ्लॉप्स क्या है? ये फुल फॉर्म आपसे फ्लॉप्स की पूछी जा सकती है। फ्लॉप्स स्पीड की यूनिट है आपकी। किसकी है ये? सुपर कंप्यूटर की। फ्लॉप्स की फुल फॉर्म है आपकी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस, ऑपरेशंस पर सेकंड, ठीक है। फ्लॉप्स की ये फुल फॉर्म है। अगर हम फंक्शंस के बेसिस पे इस कंप्यूटर को क्लासिफाई करते हैं, तो फंक्शंस के बेसिस पे ये कंप्यूटर जो है ये अलग अलग तरीके से क्लासिफाई होते हैं। जैसे सर्वर, ठीक है, जो कंप्यूटर यूजुअली एक से ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल जो डेटाबेस से रिलेटेड हैं उनके डेटाबेस सर्वर बोलते हैं, ठीक है, उनके डेटाबेस को सर्वर बोलते हैं। फाइल सर्वर जो मैनेज लार्ज, टू मैनेज लार्ज कलेक्शन ऑफ फाइल्स, ठीक है, जो लार्ज कलेक्शन ऑफ फाइल्स होती हैं उसको मैनेज करने के लिए फाइल सर्वर बने हैं। वेब सर्वर है, प्रोसेस वेब पेजेस। तो ये बहुत सारी अलग अलग क्लासिफिकेशन है फंक्शंस के बेसिस पे, ठीक है। मेन क्लासिफिकेशन जो थी वो यही थी आपकी, मेन फ्रेम, मिनी फ्रेम, सुपर मिनी फ्रेम, माइक्रो, मैक्रो कंप्यूटर्स, ठीक है। बाकी आगे भी डिस्कस करेंगे, वो अलग स्लाइड लूंगी क्योंकि ये बड़ा हो जाता है बहुत ज़्यादा। वी कैन परफॉर्म ऑपरेशन ऑन सीडी। हम कौन सीडी पे जो है आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क, उस पर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं? वी कैन ओनली राइट, रीड, ठीक है। जब भी हम कोई सीडी डालते हैं, मान लो मूवी की सीडी हमने डाली, अब मूवी को देख रहे हैं, अब उसमें एडिटिंग तो नहीं कर पाएंगे ना। तो सीडी में जो भी चीज़ है हम उसमें एडिटिंग नहीं कर पाते, सिर्फ हम उसको क्या कर पाते हैं? रीड कर पाते हैं, ठीक है। अब ये आ गया हमारा ENIAC वॉज विच जनरेशन कंप्यूटर? इनियाक वॉज विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? हमने पहले कौन सा पढ़ा था? EDVAC। अब आ गया आपका ENIAC। बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, इसके रिलेटेड भी पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, ये था आपका सेकंड जनरेशन का। और ये क्या करता है आपका? ये था बेसिकली डेसिमल बेस्ड, ठीक है। A proxy server is used with which of the following? Proxy server is used for which of the following? Proxy server किस चीज के लिए यूज होता है? ये यूज होता है आपका सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ये अनऑथराइज्ड यूजर्स के लिए, ठीक है। अनऑथराइज्ड कोई यूजर हमारे इंटरनेट को एक्सेस ना कर पाए, हमारी चीजों को एक्सेस ना कर पाए, उसी के लिए ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। प्रॉक्सी सर्वर आपको समझना जरूरी है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊंगी। प्रॉक्सी का मतलब क्या है? मतलब ये प्रॉक्सी का मतलब होता है किसी और को रिप्रेजेंट करना, या फिर क्या होता है किसी के भी बिहाफ पे एक्ट करना, यही प्रॉक्सी है। आप कॉलेज में आपने प्रॉक्सी भी लगाई होगी, मतलब अपने फ्रेंड की जगह पे आपने उसके अटेंडेंस बोली होगी, ठीक है, और उसके बिहाफ पे उसके मार्कशीट, कोई भी पेपर है वो कलेक्ट किया होगा, या फिर उसके बिहाफ पे जो कोई काम करा होगा उसी को प्रॉक्सी बोलते हैं, ठीक है। अब ये प्रॉक्सी क्या करता है? ये एक इंटरमीडिएट मीडियरी की तरह एक्ट करता है किस किस के बीच में? क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक इंटरमीडिएटर की तरह एक्ट करता है ये। मतलब जो क्लाइंट और सर्वर की डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है, वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन ना होके इस इंटरमीडिएटर के थ्रू होती है, ठीक है। अब क्लाइंट क्या करता है? क्लाइंट इसे रिक्वेस्ट करते हैं और ये अपने बिहाफ पे, ठीक है। अब क्लाइंट क्या करेगा? कोई रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है, रिक्वेस्ट करेगा कि भाई उसको क्या करना है, सर्वर से उसको क्या काम है, यहाँ रिक्वेस्ट का इंटरमीडिएटर के पास। अब ये क्या करेगा? अपने बिहाफ पे ना, अपने बिहाफ पे दूसरे एक सर्वर को ये इंफॉर्मेशन
ये वो रिक्वेस्ट भेजेगा और यहाँ से सर्वर से जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। ये सर्वर भी जो अपनी इंफॉर्मेशन है पहले इस इंटरमीडिएटर को देगा और फिर ये इंटरमीडिएटर इस क्लाइंट को पास करेगा ये इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपके बहुत सारे पीसी हैं, ठीक है, आपके कंप्यूटर्स हैं बहुत सारे। एक है आपका यहाँ पर प्रॉक्सी सर्वर और ये है आपका सर्वर। अब क्या है कि हम यूज किस लिए करते हैं, क्यों करते हैं। अब ये बेसिकली क्या करेगा, ये जो कंप्यूटर्स होंगे ये अपनी रिक्वेस्ट डालेंगे कि भाई हमें क्या काम है सर्वर से, तो ये अपनी रिक्वेस्ट बताएंगे। प्रॉक्सी सर्वर उस रिक्वेस्ट को सुनेगा, ठीक है। अब वो ही रिक्वेस्ट वो आगे ट्रांसफर कर देगा सर्वर के पास में। अब सर्वर जो है आपका, सुनिएगा ढंग से, ये सर्वर जो है आपको, प्रॉक्सी सर्वर जो है ये इंफॉर्मेशन भेजेगा प्रॉक्सी सर्वर के पास और प्रॉक्सी सर्वर भेज देगा आपको। अब इसको यूज क्यों करते हैं, अब ये जब भी कोई इंफॉर्मेशन हम सीख करते हैं सर्वर से तो ये इंफॉर्मेशन को क्या करता है, देखो अब ये क्या करेगा, जब भी कोई हम इंफॉर्मेशन सीख करेंगे सर्वर से, ठीक है, हमें कोई भी ये जो पीसीएन को कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी होगी सर्वर से, तो ये क्या करता है इंफॉर्मेशन को कैश मेमोरी में स्टोर कर लेता है, ठीक है। अब आपने देखा कि ये जो प्रॉक्सी सर्वर है कैश मेमोरी में स्टोर कर लेगा, अगली बार जब भी क्लाइंट सेम रिक्वेस्ट करता है तो ये कैश मेमोरी से सर्च करके डायरेक्ट इसको इन्फॉर्मेशन भेज देगा, ठीक है, अगर सेम टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। ये जो आपको सिक्योरिटी है ये किस तरीके से प्रोवाइड करता है, ये ऐसे प्रोवाइड करता है कि आप अगर कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं, ठीक है, अब मैं आपको एक और सरल सा एग्जांपल देती हूँ। ये आप हो, आपका कंप्यूटर है ये, आप कोई भी वेबसाइट मान लो सर्च करते हो, ठीक है, ये आपने गूगल का कोई पेज खोला या फिर कुछ भी कोई भी वेबसाइट आपने करी सर्च, तो क्या होगा, अब उस वेबसाइट के पास जब भी आप कोई भी चीज सर्च करते हो जो सामने वाला सर्वर है, ठीक है, जहाँ से आप सर्व करते हो, तो उसके पास ना आपका आईपी एड्रेस पहुंच जाता है कि आपने आपका आईपी एड्रेस कहाँ से, आपकी लोकेशन वगैरह सब कुछ पहुंच जाती है कि भाई यहाँ से ये चीज सर्च की गई है या फिर यहाँ से ये चीजें हमारी एक्सेस हुई हैं। तो प्रॉक्सी सर्वर का क्या काम होता है आपका कि ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है, मान लो आपका जो आईपी एड्रेस है, आपका आईपी एड्रेस है 1.8.2, ठीक है, ये है आपका प्रॉक्सी सर्वर और ये है आपका सर्वर जिससे आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। अब हमें एक्सेस करनी है, यहाँ से हम डायरेक्ट भी कम्युनिकेशन करते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, हम जो है रिक्वेस्ट भेजेंगे इस प्रॉक्सी सर्वर के पास, ठीक है। अब ये सर्वर क्या करेगा, ये तो हमारा अपना प्राइवेट आईपी एड्रेस है। अब ये आईपी एड्रेस प्रॉक्सी सर्वर को पता होगा कि आपका आईपी एड्रेस है 1.8.2 और इससे ये चीज पूछने की रिक्वेस्ट आई है। अब ये अपनी तरफ से ना प्रॉक्सी सर्वर एक आईपी एड्रेस पब्लिक आईपी एड्रेस जो है जनरेट कर देगा, मतलब आपके आईपी एड्रेस को छुपा देगा और एक पब्लिक आईपी एड्रेस कर देगा ये जनरेट, और उसी आईपी एड्रेस से ये सर्वर से इंफॉर्मेशन सीख करेगा, इंफॉर्मेशन लेगा। सर्वर भी ये सर्वर को क्या होगा फिर इसी आईपी एड्रेस पे वो भेज देगा, आईपी एड्रेस तो प्रॉक्सी सर्वर का ही है। तो इससे क्या होगा आप दोनों के बीच में कि सर्वर को ये नहीं पता चलेगा कि किसने जो है इंफॉर्मेशन सीख करी है, और आपका आईपी एड्रेस उसको नहीं पता चलेगा, आपकी लोकेशन वगैरह कुछ भी नहीं पता चलेगी। तो कुल मिला के आप जो भी काम करेंगे वो सेफ रहेगा, ठीक है। तो प्रॉक्सी सर्वर को सिर्फ पता रहेगा इसके बारे में, बाकी आप दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होगी, तो इसी वजह से इसको प्रॉक्सी भी कहते हैं, ठीक है। शायद समझ आ गया होगा आपको, नहीं आया तो फिर मुझे बता दीजिएगा, मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन करूंगी। डैश इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन सॉफ्टवेयर। तो ये जो सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर कोड में एरर फाइंड करने का प्रोसेस है उसको बोलते हैं हम डिबगिंग। अब डिबगिंग और टेस्टिंग ये दोनों ही ऑप्शन में दे रखे हैं और दोनों ही जो प्रोसेस है ये एरर फाइंडिंग के प्रोसेस हैं, ठीक है, एरर फाइंडिंग के प्रोसेस। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे पता चलेगा कि कौन सा सही है, तो जो सॉफ्टवेयर कोड में, ठीक है, सॉफ्टवेयर के कोड में जो बग्स को खत्म करता है या फिर डिफेक्ट्स को रिड्यूस करता है वो हमारा होता है डीबगिंग, ठीक है, सॉफ्टवेयर के कोड में।
अब टेस्टिंग ध्यान से सुन लो, ये जो टेस्टिंग है आपका, ये ऑलरेडी जो हमारा सॉफ्टवेयर क्रिएट हो चुका है, ऑलरेडी क्रिएटेड सॉफ्टवेयर, ऑलरेडी जो हमारा सॉफ्टवेयर क्रिएट हो चुका है उसमें ये बग्स ढूंढता है, ठीक है। इट सर्चेस बग्स और इट रिड्यूसेस बग इन ऑलरेडी क्रिएटेड सॉफ्टवेयर, ठीक है। टेस्टिंग ये एंड डीबगिंग, इट्स अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन सॉफ्टवेयर कोड, जो आपका सॉफ्टवेयर का कोड होता है ये उसमें एरर्स फाइंड करता है। डिबगिंग और टेस्टिंग, आई होप फर्क दोनों में पता चल गया होगा, पर दोनों ही प्रोसेस एरर फाइंडिंग के हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the size and format of physical address vary and it depends on, ये डिपेंड करता है आपका फिजिकल एड्रेस का साइज वगैरह नेटवर्क के ऊपर, ठीक है। CDMA differs from TDMA on what basis it is differentiated, it is differentiated on time sharing, bandwidth अलग चीज है, कैरियर और ये सब। अब CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, TDMA टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, और एक होता है आपका FDMA फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। मतलब एक आपकी जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी है, अब ये अलग अलग आपको फ्रीक्वेंसी अलॉट होती है, उसी फ्रीक्वेंसी से इसी एक वेव को भेजता है। टाइम डिवीजन सीडीएम में कोडेड फॉर्म में भेजता है, टाइम डिफरेंट डिफरेंट टाइम उसको इंटरवल्स को भेजता है। अब इसके लिए आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, ठीक है, बिकॉज ये प्रोसेस आपको पता होना ज़रूरी है। जो भी कंप्यूटर के बच्चे हैं उनको ये चीज़ में प्रॉब्लम आती है, तो इस चीज़ को मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी। सीडीएमए, टीडीएम और एफडीएमए किस तरीके से जो है ये प्रोसेस इंफॉर्मेशन पास होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। सेम सीएसएम में आई विल एक्सप्लेन अनदर वीडियो। कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस फुल फॉर्म है सीएसएमए की। हब इज एसोसिएटेड विद विच नेटवर्क, रिंग, स्टार, मैश या ट्री। तो ये हब होता है आपका स्टार नेटवर्क से रिलेटेड। अब हब होता क्या है, हब होता है आपका ये कनेक्ट करता है मल्टीपल पीसीज को एक सिंगल नेटवर्क से, ठीक है। इट कनेक्ट मल्टीपल पीसीज टू सिंगल नेटवर्क, ठीक है, ये होता है आपका हब। अब इसको हमने ये क्यों बोला कि ये स्टार नेटवर्क से एसोसिएटेड है, स्टार नेटवर्क से एसोसिएटेड क्यों है। अब स्टार नेटवर्क होता कैसा है ये भी आपको समझाना पड़ेगा, स्टार, मैश, रिंग, काफी कुछ पढ़ाना है आपको। तो ये इस तरीके से आपका एक पीसी से ना सारे पीसी जो है कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ये एक स्टार की फॉर्म में, स्टार की फॉर्म में ये कनेक्टेड होते हैं, तो इसी को हम ना स्टार नेटवर्क बोलते हैं। जब पीसी एक दूसरे से, एक ही पीसी से, पीसी एक है मेन, इसमें इंटरनेट प्रोवाइड हो रहा है या जो भी है, और उसी से ये सारे नेट पीसी जो है एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो इसी यही स्टार फॉर्मेशन है आपकी, और यही आपका क्या होता है, हब, ठीक है। इसी को हब भी बोलते हैं, मतलब इट कनेक्ट्स मल्टीपल पीसीज टू सिंगल नेटवर्क, तो ये हब होता है, ठीक है। अब आई थिंक दिस इज इट इन दिस वीडियो, और शायद इतना ही है। तो नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नया लेके आऊंगी मैं। टिल देन सेशन पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। प्रॉब्लम कुछ भी आए, कोई भी दिक्कत आए, वी हैव प्रोवाइडेड इन ID दैट इज आई गेस sbss.inquiry, यू कैन मेल अस देयर, विल रिजॉल्व योर इशू। अगर हमारे पास टाइम जल्दी होता है तो आपके पास जल्दी रिवर्ट आएगा, अदरवाइज आपको हम रिप्लाई जरूर करेंगे, आपके डाउट्स जो है वो क्लियर जरूर करेंगे। सेकेंड थिंग, अगर आप चाहते हो किसी भी टॉपिक पे वीडियो बने जो आपको नहीं समझ में आया, तो आप उस ID में डाल सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए जल्द से जल्द वो वीडियो लाई जाए, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, गुड लक।